नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप दर्शकों का स्वागत है। ये न्यूज का ऐसा शो है जिसमें सवाल सीधे जनता पूछती है, मतलब आप पूछते हैं। और अभी अभी देर नहीं हुई, क्योंकि आप अपना सवाल अब भी पूछ सकते हैं। अपना सवाल मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड करें और हमें 8097471285 पर तुरंत भेज दें। टॉपिक आज का है कि यूक्रेन में फंसे लोगों पर अपने देश में हो रही राजनीति क्या गलत नहीं है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा शो है जहां कोई आकर गलत फैक्ट्स नहीं दे सकता। ऐसे होने पर गलत फैक्ट देने वाला शख्स लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ जाता है और जितनी जल्द हो सके हमारी रिसर्च टीम तुरंत गलत फैक्ट को करेक्ट कर देती है। दर्शकों, यूक्रेन में रूस की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। आशंका इस बात की है कि कहीं एटम बम का बटन ना दब जाए, क्योंकि रूस सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध होने के साथ साथ नेटो को भी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहा है। 7 दिनों के युद्ध में रूस ने यूक्रेन में ऐसी तबाही ला दी है कि ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन कई दशक पीछे चला गया है। यूक्रेन पर रूस हर ओर से हमले कर रहा है और उसके हमले इतने जोरदार हैं कि वहां मानवीय आपदा खड़ी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 8,36,000 लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इन हालात में वो वहां फंसे भारतीयों का रेस्क्यू एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा फुल स्पीड में जारी है। सिर्फ एक दिन में ही 6 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी है, लेकिन राहुल गांधी जैसे विपक्ष के सांसदों ने सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि फंसे भारतीयों के परिवार को साफ रणनीति बतानी होगी। कुछ विपक्ष के नेता ताबड़तोड़ सरकार पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव उनमें से एक है। सवाल है कि क्या इतनी बड़ी आपदा के इस मौके पर अफसर की राजनीति हो रही है? आज पब्लिक का सवाल यही है, लेकिन आज सबसे पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। आज फ्लाइट पोलैंड से लेकर यहां दिल्ली तक पहुंची है और हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत कर सकते हैं कुछ ही देर बाद। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे, उस दिन भी पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई थी। इस बीच भारतीयों को खार्किव हर हाल में छोड़ने की एडवाइजरी भी विदेश मंत्रालय ने जारी की है और खार्किव इस वक्त ये कहा जा रहा है कि वहां पर अंत की लड़ाई शुरू होने वाली है किसी भी वक्त। रूस ने नाटो को हमले के अल्टीमेटम दे दिया है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान में तीसरे विश्व युद्ध की सीधी धमकी भी शामिल है। लावरोव ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा और यह धमकी इस वक्त दुनिया के कानों में गूंज रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर, ऑपरेशन गंगा पर मुस्तैद मोदी सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री बुकारेस्ट एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, पोलैंड बॉर्डर पर वीके सिंह, बुदापेस्ट में हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला। इस बीच विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन से अब तक 16 फ्लाइटें छात्रों को लेकर आई हैं। अगले 24 घंटे में 14 फ्लाइट्स और आएंगी वहां से भारत। अब सवाल पब्लिक का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सुपर पावर युद्ध कर रहा है
और उसके खिलाफ मोर्चा ले रहे देश को दूसरा सुपर पावर खुला समर्थन दे रहा है। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध के अंजाम को लेकर आशंकाएं और गहराती जा रही हैं। बस रूस की विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की ने सीधी वार्निंग दे दी है कि तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा और यह परमाणु युद्ध होगा। रूस ने पहले ही अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखा हुआ है। लावरोव ने यह कह दिया है कि इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है कि नेटो निशानों पर ना आए, और यह कहना बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर नेटो निशाने पे आया तो पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरे अमेरिका पर यह एक हमला माना जाएगा। तो आज लावरोव का जो ये बयान है, इससे कुछ सनसनी मच चुकी है इस वक्त पूरे विश्व में। और नेटो ने यूक्रेन को हथियार भी दिए हैं। रूस के आक्रमण को लेकर अमेरिका के तेवर क्या हैं, इसे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में हुई तबाही का मंजर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर खार्किव शहर की है, जहां रूसी सेना ने पुलिस हेडक्वार्टर को अपना निशाना बनाया। देखिए कैसे पुलिस हेडक्वार्टर की सबसे ऊपरी मंजिल रूसी मिसाइल के हमले के बाद तबाह हो गई। ऊपरी मंजिल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और ऊपर से मलबा नीचे की तरफ गिरने लगा। विध्वंस की ऐसी ही तस्वीरें कल भी सामने आई थी जब रूस ने यूक्रेन के टीवी टावर को अपना निशाना बनाया। कीव के टीवी टावर पर रूस ने मिसाइल हमला किया। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आसमान की धुंध को चीरती एक मिसाइल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ती है और टीवी टावर को अपना निशाना बनाती है। मिसाइल गिरने के बाद धमाका इतना जबरदस्त कि वहां आग का गोला उठा और सब कुछ तबाह हो गया। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑपरेशन गंगा में मोदी सरकार के जो एक रिप्रेजेंटेटिव मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। हरदीप सिंह पुरी जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। आप इस वक्त बुदापेस्ट में हैं। कितने बच्चे अब तक बुदापेस्ट से पहुंच चुके हैं और कितने वहां से आपने भारत के लिए रवाना कर दिए हैं? नविका जी, मैं इस समय बुदापेस्ट एक प्राइवेट एयरपोर्ट जो पिछली बार 10 वर्ष पहले इस्तेमाल हुआ था, वहां पे खड़ा हो। यहाँ से हमारे बच्चों के लिए जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स हैं, यहाँ से चलाई जा रही हैं। मैं आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ। ये मिलिट्री एक्शन 24 फरवरी को शुरू हुआ। एक ही दिन बाद 26 तारीख से लेके कल तक हम शायद 5 फ्लाइट्स यहाँ से ले चुके थे। यहाँ से 5 फ्लाइट्स में कोई 370 हमारे विद्यार्थी जो थे उनको भेजा गया था। एक फ्लाइट सुबह स्पाइस जेट की 5:40 पे गई है। और इस समय अगर आपको बैकड्रॉप दिख रहा है, इस समय एक हमारे भारतीय वायुसेना की फ्लाइट जो है, जो एक लैंड करने वाली है अगले 5-10 मिनट में, उनमें हम करीब 180 प्लस हमारे बच्चे जाएंगे। तो ये फ्लाइट अभी 3-3:30 बजे लोकल टाइम पे लैंड करने की इसकी स्केड्यूलिंग थी। ये फ्लाइट कोई 5 बजे के करीब लैंड कर चुकी है, मुझे बताया जा रहा है। और 5:30 के बजे उसी तुरंत बाद ही एक इंडिगो की फ्लाइट है। तो मैं समझता हूँ कल तक गए थे 1140 बच्चे। आज की ये जो 4 फ्लाइट्स हैं उसमें करीब 800, और कल के लिए भी हमारी 3-4 फ्लाइट शेड्यूल्ड है और परसों भी तक भी। तो अभी जो बच्चे बॉर्डर से बुदापेस्ट तक पहुंच पाए हैं, उन सबके लिए रहने का इंतजाम, उनके लिए खाना, उनके लिए बाकी भी जो सुविधाएं हैं, सबका इंतजाम हमारे कॉलीग्स ने किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में जो अगर कोई बैकलॉग और आया बॉर्डर से, तो जो हमारी फ्लाइट शेड्यूल की जा रही हैं, हम सब बच्चों को सुरक्षित भारत वापस ले आएंगे।
और मैं आपको ये भी एक मेंशन करना चाहता हूं कि जो हमें सहायता मिली है यहाँ के हंगेरियन अथॉरिटी से, उसका तो मैं धन्यवाद करूंगा ही, पर हमारे बहुत सारा ये काम है ये हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब कोई कमर्शियल फ्लाइट जैसे इंडिगो या स्पाइस जेट की होती है, उसकी एयरलाइन वाले करते हैं, पर ये एयरफोर्स की फ्लाइट है, इसमें भी हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि फ्रेम में एक दो वॉलंटियर्स आ जाएं हमारे, आप भी आइए। ये लोग अपना काम छोड़कर, आप भी आइए, अपना काम छोड़ के, तुहिन जी आप भी आओ, अपना सारा काम, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इन्होंने अपना काम छोड़ के 24 घंटे ये यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज सो हार्ट वार्मिंग कि सरकार, मोदी जी ने जो निर्णय लिया, अपने मिशंस को बताया, मंत्रियों को भेजा, पर ये जो लोकल एफर्ट है ग्राउंड से, सो आई एम डीपली ग्रेटफुल टू देम। मैं आपकी परिचय करवा देता हूँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभकांत पंडा है। आप कहाँ, उड़ीसा से हैं? हम उड़ीसा से हैं। आप? मेरा नाम संजय शर्मा, हाँ, दिल्ली से। मेरा नाम रश्मि सिन्हा है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। सो जैसे ही हमारे बच्चे जो हैं, और ये कुमार तुहिन हमारे यहाँ पे राजदूत थे 3 महीने पहले, और मैं बहुत खुश हूँ इनको मिलके, खास करके क्योंकि जब मैं लंदन में जिनीवा में राजदूत था तो ये मेरे साथ उस समय थे, तो अभी इनको वापस बुलाया गया है। तो इट्स अ ट्रूली वॉलंटरी एफर्ट एंड यू हैव द स्टूडेंट्स इन द बैकग्राउंड, और बच्चों के जो एक्सप्रेशंस हैं, यू नो द स्माइल ऑन देयर फेसेस, नविका जी टेल्स द स्टोरी। इसके अलावा मैं आपको क्या कहूं, एंड दे आर ऑल डीपली ग्रेटफुल फॉर द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और जो उनको यहाँ पे सहायता मिली है हमारे कोलीग से। हरदीप पुरी जी, आपने कहा कि काफी बच्चे वहां से निकाले गए हैं और अगले 2-3 दिन तक भी अरेंजमेंट्स हैं काफी फ्लाइट्स के। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस वक्त कितने बच्चे, भारतीय बच्चे अभी भी यूक्रेन से बाहर नहीं आ पाए हैं? खास करके खार्किव से एक और एडवाइजरी आई है, कोई ऐसी जानकारी जो आपको मिली हो, कोई SOS कॉल्स आपको बच्चों के मिले हों जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, हमारे टोटल बच्चे यूक्रेन में, जहां तक मुझे जानकारी है, कोई 20,000 थे। मैं समझता हूं कि अभी मोस्टली बाकी शहरों से तो हमारे बॉर्डर्स तक पहुंच गए, जो यूक्रेन की सीमा है रोमानिया के साथ, हंगरी के साथ, और बाकी जो पोलैंड के साथ तक पहुंच गए, और आहिस्ता आहिस्ता उनको अंदर लाया जा रहा है। और खास करके क्योंकि हंगेरियन साइड में जरा प्रोसेस स्मूथ थी, तो कुछ लोग बाकी रोमानियन बॉर्डर से भी जाके यहाँ आ रहे हैं। इसकी एग्जैक्ट फिगर विदेश मंत्रालय आपको दे पाएगा, पर मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये खार्किव से, और जहाँ पे थोड़े से ग्रुप्स हैं जो सब हमारे संपर्क में है, इस समय ये टेलीकॉम रेवोल्यूशन के कारण आप दुनिया में कहीं भी हो, कहीं बच्चे अगर कहीं स्ट्रैंडेड हो मेट्रो स्टेशन पे, कोई ना कोई मैसेज हमारे पास आ जाता है, और हमारे कंट्रोल रूम्स जो दिल्ली में हैं और जो हमारे बुदापेस्ट और बाकी जगह है, दे आर ऑल ट्रैकिंग इट। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, पर इस समय द मेन एफर्ट हैज टू बी इनको सुरक्षित वहां से निकालना, सो दैट अगर मिलिट्री ऑपरेशन ज्यादा बढ़ती हैं तो वो दे शुड नॉट बी इन द वॉर जोन। तो यही उसी पे कोशिश है, और मैं समझता हूँ अगले 2-3 दिन मैक्सिमम में हम लोग सबको, द एफर्ट इज सेफ एंड सिक्योर, उनको पैसे निकाल के जहां पे भी वो स्ट्रैंडेड हो उनको यहाँ लाया जाएगा। हरदीप पुरी जी, कुछ यहाँ की राजनीति की खबरें आप तक पहुंच रही हैं? आप तो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी जी का ट्वीट आपने देखा है या अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा है? सब पूछ रहे हैं कि ये सब जो आप अब कर रहे हैं पहले क्यों नहीं किया? देखिए, मैं ऐसी राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं हमारे विरोधी दल के लोग, उनकी बातों में मैं नॉर्मली उनको डिग्निफाई नहीं करता हूं कमेंट पे। मेरा एक जनरल कमेंट है, दे शुड डू द थिंकिंग विद देयर ब्रेन्स। मैं आपको बड़ी बेसिक चीज कह रहा हूं, और ये हम एडवाइजरीज तो पता नहीं कब से दे आ रहे हैं, और हमने कुछ तो काम सही किया होगा कि 24 फरवरी को मिलिट्री ऑपरेशन बंद होने से पहले ही 6-8 हजार हमारे बच्चे आ चुके थे। कुछ नहीं आए, उसका क्या कारण था, उनका क्या उनकी सोच थी, इस पे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
मेन चीज है, अगर 20,000 में से 17,000 अभी तक निकाल लिए हैं, और एज वी स्पीक द इवैक्यूएशन इज गोइंग ऑन। अभी हमने जो हमारी एयरफोर्स की फ्लाइट है जिसमें 180 बच्चे जाने वाले हैं, वो तो ऑलमोस्ट उसके लिए तैयारी है, और जो इंडिगो की फ्लाइट है उसके लिए भी 220 एज वी आर स्पीक दे आर कमिंग इन। समथिंग वी आर टेकन प्रिकॉशन, काफी हफ्तों से एडवाइजरीज दी गई हैं, तभी तो 6-8 हजार बच्चे बाहर आए थे। तो इसलिए आप राहुल गांधी जी को कहिए वो जो चुनाव हो रहे हैं उन पे जरा कंसंट्रेट करें, और अखिलेश जी को क्या मैं बताऊंगा, उनको तो खुद ही इतने समझदार हैं। हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। पर एक बार अगर आप कैमरा घुमाकर हमें जो बच्चे वहां फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं अगर उन्हें भी दिखा दें तो हम भी आपकी उनसे बात भी करवा देता हूं। एक मिनट, यू आर लाइव ऑन टाइम्स नाउ, कम, व्हाई डोंट यू कम एंड से हेलो टू देम, गिव योर नेम, टेक ऑफ योर मास्क एंड गिव योर नेम। Hello, sir. Madam, this is Navika, madam. Yeah. Hello, ma'am. Hello, ma'am. We are students from Ukraine. You're safe, आप सेफ हैं? Yes, yes, yes. और आपको घर लाया जा रहा है वापस, आप अब कम से कम कॉन्फिडेंट हैं कि आप ठीक ठाक पहुंच जाएंगे? Speak to them in English. They are English speaking. Okay. Are you fine? Are you safe? And are you confident you're going to come back home safe with these arrangements that have been made by the government? Yes, ma'am. We feel safe and confident. We are assisted by Indian government, ma'am, and officials being here. And your friends, are they all safe and with you here? Yeah, ma'am. Yes, all my friends and all my students from university are entirely safe and they're confident. They keep getting. All are safe. All are safe. Well, great. I'll show you the camera with him. You can see the other. This is the last group which is going into this Air Force flight, and there is another 220 which are ready to come into this private airport, which has been opened specifically to assist in this evacuation effort. I'll just show the camera around. We'll be sending you visuals later also from the plane once they are in the plane. थैंक यू वेरी मच हरदीप सिंह पुरी जी। आप मंत्री भी हैं, आप डिप्लोमैट रह चुके हैं, आपने एक एयरपोर्ट खुलवा दिया है एयरफोर्स की फ्लाइट्स के लिए, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और अब आप थोड़ा सा जर्नलिस्ट की तरह आप पूरा वहां पे स्क्रीन से अपने फोन से सारे बच्चों की आपने हमें तस्वीरें भी वहां से दिखा दी। तो ये जो आपने मल्टीपल रोल्स अदा किए हैं और हमारे बच्चों को वहां से लाने के लिए बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, और मोर पावर टू इंडियंस अब्रॉड। क्योंकि Navika ji, not only the Indians in India, but the Indians abroad, I feel so touched that they have come by अपना काम हो रहा, they're all professional people. क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। जी, really heartwarming. बिल्कुल, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधा ले चलती हूँ आपको खार्किव से नए विजुअल्स आ रहे हैं, और ये विजुअल्स हमारे स्क्रीन पर अब कुछ ही देर में आपको दिखाना चाहती हूँ। ये नए विजुअल्स आ रहे हैं, घमासान वहां पर है, इस पर कोई नए ये ब्लास्ट हुआ है इसी आदमी के सामने। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो ये तस्वीर बिल्कुल अभी अभी आई है खार्किव से। एक वॉलंटियर था जो मदद मांगने के लिए बाहर खड़ा था, रशियन में या यूक्रेनियन में कुछ कह रहा था, और उसी वक्त मिसाइल अटैक हुआ। दोबारा देखिए। Заработали терминалы в Росте, вот мы скупились, поразвозились, сейчас еще закинем в метро, и мы кончились, поэтому если сбор денег снова...
बंकर में है, ये वॉलंटियर हैं और बंकर में थे जब उनके पीछे ही मिसाइल का अटैक हुआ। तस्वीरें विचलित कर सकती थी, पर ये मिसाइल अटैक्स खार्किव पर इस वक्त चुनौतीपूर्ण है और वहां पर जितने लोग फंसे हुए हैं, दोबारा से ये देखिए आपको, ये होता है युद्ध का चेहरा। एक पल आप खड़े होकर मोबाइल पर हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही के पीछे मिसाइल की अटैक होती है और बड़ा सा धमाका। Только что заработали терминалы в Росте. Вот мы скупились, поразвозились. Сейчас еще закинем в метро. रूस का प्लान यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने का है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर नियंत्रण पाने के लिए इस वक्त रूस ने उसके पश्चिमी और पूरब से लगातार जो है घेर रखा है यूक्रेन को, और कहीं कहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 65 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं जो टैंक्स की हैं या बड़े मिलिट्री ट्रक्स की हैं, और कीव के उत्तर में रूस की सेना ने ये 64 किलोमीटर का लंबा काफिला भी सैटेलाइट्स की जरिए हमने दिखाया है आपको। और खोर्सन शहर में इस वक्त यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में उस पर रूस में कब्जे का दावा किया गया है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। यूक्रेन के दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव में रूस के खतरनाक हवाई हमले जारी हैं। एक हमला आपको अभी दिखाया, खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर में कल बड़ा हमला हुआ था और आज पुलिस के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। खार्किव में रूस के पैराशूट्स से उतर चुके हैं और इस वक्त जो हमारे को खबरें आ रही हैं वहां से, मारियोपोल यूक्रेन के पूरब का क्षेत्र है, वहां पर भी रूस की लगातार गोलाबारी जारी है। पुतिन का आक्रामक जो पोजीशन है वो जोरदार है इस वक्त, लेकिन युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की, अमेरिका और यूरोपीय देश समर्थन के बूते डटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की का माइंड गेम रूस के हमलों का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने खुद का वीडियो जारी कर अपने देश को भरोसा दिलाया कि वो अब भी यूक्रेन में है। तो अब यूक्रेन की सेना का ये वीडियो उनके ऊंचे मनोबल को दिखा रहा है। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना की तैयारी का ये वीडियो यूक्रेन नेशनल गार्ड ने शेयर किया। वीडियो में सैनिक हाईटेक राइफल्स के साथ तैनात हैं। तो टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स के साथ यूक्रेन की सेना रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। जंग के बीच का ये वीडियो शेयर करके यूक्रेन ने दुश्मन का हौसला पस्त करने का प्लान बनाया। वीडियो से यूक्रेन ने साफ किया कि उसके पास भी रूस की घातक मिसाइलों का जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़ रहे हैं, लवीव शहर में है इस वक्त। लवीव से इस वक्त दूरी खार्किव की कितनी है और क्या खबरें आ रही हैं प्रदीप जी वहां से? देखिए, मैं इस समय 250 किलोमीटर की दूरी पर हूं, लेकिन बिल्कुल घमासान युद्ध वहां पे चल रहा है खार्किव के इलाके में। जो अभी आप चित्र दिखा रहे थे स्क्रीन पर, ये देखिए, ये मौत का मंजर करीब से देखने को मिलता है कि किस तरीके से क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके काउंसलर बिल्डिंग को अटैक किया गया। उससे पहले पुलिस हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया गया। यही एक वजह है कि भारत की तरफ से एक एडवाइजरी इशू हुई है। कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, जब भी उन्हें मौका मिले वो जल्दी से जल्दी वहां से निकले और 4 जगह पे जा सकते हैं। या रोमानिया की तरफ जाएं, या हंगरी की तरफ जाएं, या 2 जो रास्ते हैं पोलैंड के साथ बॉर्डर है तो वहां पे जाएं। अभी थोड़ी देर पहले आप हरदीप सिंह पुरी जी से बात कर रहे थे तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे। जब सुबह भी 3:30 बजे मैं पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पे स्टूडेंट से मिला तो उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी और दिल खुश हो जाता था जब वो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था जो इस मौके पर भी सियासत कर रहे हैं। कल मेरे ख्याल से उन्हें सबक लेना चाहिए। उस नवीन, उस स्टूडेंट जिसकी मौत हो गई थी खार्किव में एक अटैक के दौरान, उसके पिता ने कहा था
कि ये वक्त नहीं है पैनिक करने का, ये वक्त है हमें यकजाहती दिखाने का, एकजुट रहने का। मेरे ख्याल से वो एक पैगाम दिया, लेकिन हमारे सियासतदानों को वो पैगाम अभी भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देखिए, एक तरफ देखिए तापमान बिल्कुल कम होता जा रहा है। जब मैं सुबह यहाँ पे लाइव दे रहा था तो उस समय मौसम 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस समय -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर हम जंग के मैदान की बात करें तो गर्मी बढ़ती जा रही है। आए दिन रशिया की तरफ से अटैक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी उनकी कोशिश है, जैसे कि आप सही कह रहे थे, कि रशियन फोर्सेस चाहती हैं कि यूक्रेन की फोर्सेस जो है जल्दी से जल्दी सरेंडर करें, और जो यहाँ की जो सरकार है वो भी अपने घुटने टेक दे, और यहाँ पे सरकार जो है चेंज हो जाए, तख्ता पलट दिया जाए, जैसे कि यूक्रेन जो रशिया चाहती है। और दूसरी ओर आप देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जो हाथ है, उंगली जो है इस वक्त लाल बटन पे है। यही एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्या हम तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या रशिया कुछ ऐसा कर सकता है जिसमें नाटो फोर्सेस को टारगेट करे? लेकिन अगर मैं लिव की बताता हूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दिखा दे। देखिए, ये जो जगह जहां पे मैं इस समय खड़ा हूं, यहां नॉर्मली किसी भी वक्त आप देखेंगे हजारों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन जंग के बादल आसमान पर छाए हुए हैं। ऑलरेडी कई जगहों पे एयर अटैक हो रहा है, उसकी वजह से अक्सर यहां पे सायरन सुनने को मिलता है। आज 2-3 घंटे पहले जब मैं यहां लाइव दे रहा था, उस समय भी सायरन बजा। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, पास के किसी इलाके में जो जंगी जहाज से उन्होंने कहीं बॉम्ब फेंका, जिसकी वजह से यहां पे पैनिक फैल गया और लोग यहां से तितर बितर हो गए, भाग गए। बहुत कम लोग नजर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जो कामकाज के लिए आते हैं, कोई साजो सामान के लिए आते हैं और सामान खरीदते हैं और अपने घरों की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे एक डर का माहौल है, क्योंकि एक पैनिक का माहौल है। और आपने देखा होगा कि ये खाली भारतीय बच्चे नहीं है जो अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं। यूक्रेन से भी आप देखिए 5 लाख के करीब लोग प्लान कर चुके हैं, सेफर इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुबह जब मैं मूवमेंट कर रहा था कि मीलों तक जहां भी नजर दौड़ा रहा था, सिर्फ हमें काफिला नजर आ रहा था लोगों का, बच्चे, औरतें, सब यूक्रेन को छोड़ के किसी सेफर इलाके में जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको मैं बताता हूं कि यहां अगर आप देखेंगे गर्मजोशी बहुत है। थोड़ी देर पहले मैं यहां पे लाइव के लिए जब खड़ा था, आप हरदीप सिंह पुरी जी से बात कर रहे थे, एक छोटी बच्ची आई और उसने चॉकलेट दिया, देखिए गर्मजोशी देखिए। इस मौके पर भी जब उनके यहाँ पे जंग चल रही है, हालात खराब है, लोग मारे जा रहे हैं और इस किस्म का माहौल देखने को मिलता है तो बहुत दिल खुश होता है। छोटी बच्ची आई, वो चॉकलेट, एक तो उन्होंने जॉनथन को पकड़ाया, एक चॉकलेट मुझे पकड़ाया, कहा कि आप सुबह से काम कर रहे हैं, कुछ खाया नहीं होगा, ये चॉकलेट खाइए। तो बहुत अच्छा लगता है कि यही एक वजह है, मुझे लगता है यही चीज है जो अभी तक इंसानियत का सबूत बच्चों से मिला और इस युद्ध काल में मिला, ये बड़ी बात है। प्रदीप जी, डटे रहिए, जमे रहिए, अपना ध्यान रखिए, जॉनथन का भी ध्यान रखिए, और जितने हिंदुस्तानी बच्चे हैं वहां पर, मैं तो कहूंगी सबको वहां से लाना चाहिए। पर इस वक्त जो भारतीय बच्चे हैं उनकी राह देखी जा रही है, उनको जरूर लेकर आइए, क्योंकि कि हमारे ही बच्चे हैं। दत्ता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूं अपने पैनल को। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, सांसद हैं बीजेपी के, राशिद अल्वी साहब नेता हैं कांग्रेस के, पवन वर्मा जी पूर्व राजनयिक और टीएमसी नेता हैं, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी। सबसे पहले मैं पूछूंगी पवन वर्मा जी आपसे, आप डिप्लोमैट रह चुके हैं, आप कई देशों में आप युद्ध के दौरान या ऐसे मौकों पर आप रह चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस तरह का ये युद्ध हुआ, बहुत देर तक सब लोग कहते रहे कि युद्ध नहीं होगा, अभी सिर्फ पोस्चरिंग चल रही है, सब अपनी कड़े रुख दिखा रहे हैं। क्या इस वक्त सरकार को जिस तरह से दोषी ठहराया जा रहा है कि देर कर दी हिंदुस्तानी छात्रों को लाने में, इसका कोई औचित्य है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में एक तरफा राजनीति की गुंजाइश है। मैं समझता हूं पूरा देश एकजुट होकर एक प्रयास करे। उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो हमारे नागरिक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द सुरक्षित रूप में यूक्रेन में जो युद्ध का थिएटर है वहाँ से निकल सके एक सुरक्षित ढंग से। ये प्रयास है ना। एक राय बन सकती है शायद कि अगर उनको चेतावनी और पहले दी जाती तो वो शायद यही लक्ष्य को और आसानी से हासिल कर लेते। पर मेरा मानना है
कि जिस तरह से युद्ध हुआ उसमें एकाएक बच्चों को कहना कि जहां जहां वो पढ़ रहे हैं उसको छोड़ करके वो सरहद के पार निकलने की तैयारी करें, ये समय पूर्व होता। तो इन चीज़ों में ये हाइंडसाइट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अब जहां है वहां से इतिहास को बनाने की कोशिश, इसकी गुंजाइश नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है, भरपूर प्रयास कर रही है, और हमारी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। जिस तरह से वहाँ युद्ध चल रहा है, जिस तरह से कतारें हैं किलोमीटर तक लंबी, किलोमीटर पे किलोमीटर दर लंबी सरहदों पर, उसमें बच्चों को, विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से निकालना, उनके लिए आयोजन करना कि वो जब बाहर देश पार, सरहद पार करें तो रहने का, पानी का, खाने का इंतज़ाम और फिर फ्लाइट्स का इंतज़ाम, तो मैं समझता हूँ बड़ा काम है। हम सारे दलगत राजनीति से उठकर इस समय सरकार के इस प्रयास से मैं समझता हूँ एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। राशिद तालवी जी, कुछ बातें सही लग रही हैं आपको पवन वर्मा जी की? तृणमूल कांग्रेस से हैं, बीजेपी से नहीं है। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, जो सवाल उठाया जा रहा है कि इससे पहले अगर ये काम शुरू कर दिया होता तो ज्यादा आसानी के साथ हम अपने बच्चों को ला सकते थे। इस सवाल का अगर देश की सरकार से पूछा जा रहा है तो ये वाजिब सवाल है। आज नरेंद्र मोदी जी ईस्टर्न यूपी के अंदर भाषण दे रहे हैं कि हमारा सामर्थ्य है, देश पहले से मजबूत हुआ है, हमने इतने बच्चों को निकाल दिया है। राजनीति वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। इलेक्शन के अंदर ये इलेक्शन का भाषण है कि हम बच्चों को निकाल के ला रहे हैं। पहले भारत इतना ताकतवर नहीं था जितना आज ताकतवर है। लीबिया से 1,70,000 लोग निकाले थे, कोयत से, लीबिया से 14,000 निकाले थे, लेबनान से निकाले थे। ये पहली बार नहीं हुआ कि बच्चों को निकाला जा रहा है। और मैं बच्चों के इंटरव्यू देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पोलैंड तक जाते जाते 35, 40 किलोमीटर -2 डिग्री में वो पैदल चले। वो एक बच्ची कह रही है कि आधे गिर पड़े वहां पे जाके। एक पूरा दिन इमिग्रेशन के अंदर लगा। सरकार उन्हें निकाले, हम सरकार के साथ, लेकिन जो सवाल है वो अपनी जगह कायम रहेंगे। 22, 24, 26 सिर्फ 3 तारीखों को फ्लाइट्स आई है। इससे पहले फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। बच्चों से पैसे लिए जा रहे थे 75,000 रुपए। उनसे कहा जा रहा था कि हवाई जहाज के अंदर बुकिंग कराइए, पेमेंट कीजिए, टिकट लीजिए, और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। क्या सरकार एडवाइजरी दे दे इतना काफी है? इसके आगे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आपने देखा राशिद तालवी साहब, अभी हरदीप सिंह पुरी मंत्री हैं सरकार के, बुदापेस्ट के एयरपोर्ट पे खड़े हैं। नया एयरपोर्ट, प्राइवेट एयरपोर्ट खुलवाया गया है, वहां बच्चों को वो विदा कर रहे हैं। पहले एक प्लेन 220 बच्चों का, फिर 180 बच्चों का, और कल रात से वो 6 फ्लाइटें भेज चुके हैं। अगले 2 दिन तक तैयारियां हैं। आज जो हो रहा है वो ठीक है, हम सरकार के साथ, लेकिन हमारा सवाल है ये काम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्यों नहीं किया गया? चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इनको ये जवाब दे दीजिए कि आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया। इनका मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूँ। आप विपक्ष से कहती हैं कि राजनीति कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? राजनीति वो कर रहे हैं कि विपक्ष कर रहा है? प्रधानमंत्री जाके राशिद तालवी साहब माफी चाहूंगी, राशिद तालवी साहब माफी चाहूंगी, लेकिन आप राहुल गांधी जी के ट्वीट का समय देख लीजिए और प्रधानमंत्री जी के भाषण का समय देख लीजिए। पहले किसने की बात और बाद में किसने जवाब दिया, इस पर अगर थोड़ा सोच विचार कर लें तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री हैं इसीलिए मुंह सिल कर रहना शायद उनसे ये एक्सपेक्ट करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देंगे आपको। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, सवाल करना उनका हक है, तो जवाब सुनने का हक नहीं है। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हिंदी में एक शब्द होता विघ्न संतोषी।
कहीं पर कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए उसमें से कितना संतोष और उनको ईर्ष्याजन्य आनंद लिया जा सके, ये उसी से अभिभूत हो जाते हैं। कोविड की महामारी आ जाए तो मोविड लिखने लगते हैं, यदि वैक्सीन आ जाए तो उसमें इतनी जल्दी वैक्सीन बन कैसे सकती है इस पे बोलने लगते हैं, जबकि 6-7 देशों ने बना के दिखा दी। फिर जब वैक्सीन लगना शुरू हो जाए तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट करते हैं, चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो विवाद क्रिएट करते हैं। आज के समय में राशिद अल्वी जी पुराने और समझदार नेता हैं, इनके मुंह से एक शब्द निकला 1991 में राशिद अल्वी साहब कुवैत से लोगों को निकाला, जनवरी 91 में लड़ाई शुरू हुई। और याद करिए उस समय लोकसभा का चुनाव भी हुआ था 4 महीने के बाद, और यूपी विधानसभा भी साथ साथ। तो मैं चुनौती से पूछता हूं, क्या राजीव गांधी जी ने नहीं बोला था कि हमने लोगों को निकलवाया? किसी भाजपा नेता का एक बयान बताइए जिस समय हम लोगों ने उस समय सरकार की आलोचना की कि कुवैत में ऐसा क्यों हुआ, जबकि हकीकत क्या थी? ध्यान कर लीजिए, एयरलिफ्ट मूवी आई थी जिसमें था कि वो लोग कितने असहाय हो गए थे, वो लोग जाके बगदाद तक संपर्क करने का प्रयास किए और भारत सरकार की एम्बेसी से जवाब नहीं आ पा रहा था। इस समय की परिस्थितियां ऐसी होती थी, मगर हमने उस पर कदापि राजनीति नहीं की। अभी पवन वर्मा जी ने जो बोला वो डिप्लोमेट रहे हैं, राशिद अल्वी साहब भी समझदार हैं। ये बताइए, जब एम्बेसी कोई कहीं काम करती है तो उस देश की सरकार के माध्यम से ही काम करती है ना। अब जब वहां सरकार ही क्रिपिल्ड हो गई, जहां राजधानी अंदर अटैक, और हमारा मिशन यूक्रेन में कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं था, तो हम बाहर से उसको जितना सपोर्ट देंगे उसमें एक समय लगता था। सरकार में 4-4 मंत्रियों को भेजा, हमने आसपास के सारे देशों से बात किया, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, कि भारतीयों को केवल पासपोर्ट के आधार पर आने दिया जाए और उनका आना वहां सुनिश्चित हो सके। इसके लिए उन देशों के एम्बेसी से लेकर सरकार के मंत्री तक जाकर वहां पर बैठ गए ताकि उन भारतीयों का आना सुनिश्चित किया जा सके। और जहां पर वॉर जोन हो जाती है वहां पर आप ये बताइए कि आप जो लोग बात कहते हैं, जैसे हम लोगों ने भी कई बच्चों का देखा जिन्होंने जो कह रहे हैं साहब इंडियन आर्मी को भेज दीजिए हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, उनका कष्ट और दुख समझा जा सकता, पर यहाँ पैनल में बैठा कोई व्यक्ति ये बात सोच सकता है क्या इंडियन आर्मी वहां जा सकती है निकालने के लिए? दूसरी आप दुविधा यह भी समझिए कि हमारे यूक्रेन से भी अच्छे संबंध है, रूस से भी अच्छे संबंध। रूस का आचरण इस समय बिल्कुल उचित नहीं है, परंतु हमारी कांग्रेस एरा से लेकर आज तक सबसे ज्यादा डिफेंस की डील्स रूस के साथ हुई। बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट पर हम उनके साथ हैं। S-400 अभी हाल के समय का है। इसलिए सरकार बहुत ही परिपक्वता के साथ, संवेदनशीलता के साथ लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है और बॉर्डर पर जाकर एम्बेसीज के साथ साथ वहां के मंत्री भी काम कर रहे हैं। तो मेरे विचार से यह समय राजनीति का आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। राहुल गांधी जी जो हर समय में चिर व्याकुल बने रहते हैं किसी भी चीज के ऊपर प्रतिक्रिया देने में, आप जैसे समझदार नेताओं को उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। आपने युगांडा का बताया, लीबिया, लेबनान का बताया, बताइए उस समय विपक्ष के किस नेता ने सरकार के ऊपर ये कहा था कि साहब आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं? इसलिए कम से कम ऐसे मौकों पर हम लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए। कम से कम टीवी चैनल के संवाददाता तक ये बोल रहे हैं और ये लोगों के सामने इस प्रकार के सीन आए हैं कि भारत की झंडा लगी हुई गाड़ी जिसमें इंडियंस अब्रॉड लिखा है, उस पर सामने से ना यूक्रेन के सैनिकों ने गोली चलाई और ना रूस के सैनिकों ने गोली चलाई। अभी हाल ही में याद करिए, यमन में हम लोगों ने यह मैनेज किया था कुछ समय के बाद कि 2 घंटे के लिए दोनों तरफ से फायरिंग रुक जाती थी जब तक भारतीय जहाज उभर के आ जाए, और भारतीय जहाजों में 19 अन्य देशों के नागरिक भी आए थे उस समय में। इसलिए भारत पूरी, और मोदी जी विश्व के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने पुतिन से इस विषय में बात की, उससे पहले किसी हेड ऑफ द स्टेट ने नहीं बात की। तो सरकार पूरी सक्रियता, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और पूरे राष्ट्र को भी इस विषय के ऊपर एकजुट रहना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी, पवन वर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूं, पर अगर मैं कुछ कह सकूं, मैं कुलकर्णी जी से एक सवाल पूछकर आप पर आ रही हूं। कुलकर्णी जी, आप फौजी हैं, आप जानते हैं कि इस तरह के युद्ध में क्या वहां हालात होते हैं। क्या ये आसान है? पहले तो ये लोग कहते थे कि शायद ये युद्ध हो ही ना, ये पोस्चरिंग है, यूएस एक तरफ है, रशिया एक तरफ है, ये डराने धमकाने का काम चल रहा है। फिर भी भारत सरकार ने 15 फरवरी से एडवाइजरी देनी जारी करनी शुरू की। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने हमें यहाँ पर आकर खुद कहा कि उनके यूनिवर्सिटीज ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप पढ़ाई जारी रखिए। ये जो बार बार लौटकर बात इस सवाल पर आती है कि पहले क्यों नहीं निकाला गया, क्या ये सवाल सही है या ये इस माहौल में जो जिस तरह की सिचुएशन है कभी भी सही समय नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कुछ बहुत एकाएक होता है? बिल्कुल नाविका जी, मैं कहूँगा ये क्राइसिस मैनेजमेंट है और क्राइसिस जैसे
सब ने, मैं कहूँगा कि 99% लोगों ने पूरे विश्व में सोचा कि ये पॉस्चरिंग है और शायद इस तरह की लड़ाई नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो कहूँगा जो भी इवैक्यूएशन में साथ दे रहे हैं सब के सब बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से 17,000 बच्चे आ गए हैं और 3-1 बचे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले खार्किव में जो फंसे हुए बच्चे हैं उनसे बात की, वो भी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। 4-5 घंटे का वक्त मिला है अपने को कि इससे पहले कि रूस के कहने पर वो फिर बॉर्डर क्लोज करेंगे। उन्होंने 3 डेस्टिनेशन पॉइंट्स दिए हैं। मैंने खुद बच्चों को बोला, मैंने कहा आप ट्रेन का इंतजार अब मत कीजिएगा, ट्रेन में आपको बैठने का मौका मिले ना मिले, आप पैदल चले, क्योंकि 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर तय कर सकते हैं। आपका 4 घंटे सिर्फ 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये रूस की तरफ जा रहे हैं आप, हमला रूस से होगा तो आप वैसे ही सेफ हैं और रूस ने कहा है आप वहाँ से निकले। मुझे लगता है सब जबरदस्त प्रयास हो रहे हैं। जिस प्रकार से सारे लोग वहाँ पे मिनिस्टर्स वहीं पर हैं, प्रधानमंत्री खुद इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे लगता है सब ने हौसला अफजाई, अपने देश में भी किसी ने भी इस वक्त कोई शब्द ऐसे नहीं कहने चाहिए जिससे कि किसी को मतलब कोई अलग सोच है। सारे के सारे बच्चों का हौसला अफजाई होना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, पूरे देश में उनके साथ खड़ा है। 17,000 बच्चे आए हैं, एयरफोर्स पूरे इसमें लगी हुई है। तो इस वक्त सब ने हौसला अफजाई बच्चों की, नंबर 1। नंबर 2, उनको कहना कि वो आएंगे और चिंता नहीं करेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, अफवाहों के द्वारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और अपने बीच में भी हर कोई जरूर ऐसे माहौल में तनाव होता है, बच्चे हैं वो और कुछ ना कुछ और उनके परिवार है, यहाँ उनके परिवार है। मैं तो उनको कहा, मैंने कहा आप अपने मोबाइल की बैटरी को प्रिजर्व करके रखिएगा। यकीन ये ना सोचिएगा कि आपको कोई पावर कनेक्शन मिलेगा, पानी जो है वो उसको प्रिजर्व करके रखिएगा। यकीन कीजिएगा किसी ना किसी तरीके से उन डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहां पे आपको वहां के उसके बाद आप इवैक्यूएट कर सके। सबसे बड़ी बात है अपनी जान, और उसके लिए बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं। हम लोग इतने सीनियर होने के बावजूद भी कई बार लड़ाई के मैदान में थोड़ा बहुत हड़बड़ा जाएंगे। वो तो बच्चे हैं, बॉम्बिंग हो रहा है, स्ट्रैपिंग हो रहा है। ऐसे इसमें मुझे लगता है सब कोई बधाई के पात्र हैं, बच्चे भी बधाई के पात्र हैं कि उनमें जोश जज्बा है और सरकार भी जो मेहनत करी है, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस वक्त आज खार्किव में अर्जेंट एडवाइजरी भी हुई है और आपने जैसे बताया बच्चे, आपने एडवाइस किया उनको कि चल के जाएं। पवन वर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूं कि इसमें भी इस वक्त गलतियां ढूंढना, इंटेंशंस को क्वेश्चन करना कि आपके इंटेंशंस क्या रहे, क्या ये सही है? क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी सिचुएशन हुई नहीं। नविका जी देखिए नविका जी, ये मैं मानता हूं स्वाभाविक है, विपक्ष का हक बनता है कि वो सवाल पूछे। ये भी मैं मानता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे अभी एक वैश्विक क्राइसिस है और इसमें राजनीति की गुंजाइश कम है। मेरा अपना ये मानना है, सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें देश एकजुट होकर चले, ये बेहतर है। पर मेरी अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ और है इस वक्त। मैं आपको ये अगर राजनीति के तहत ये बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, अगर हमारी आवाज विश्व में, जैसा प्रधानमंत्री जी खुद कई बार कहते हैं, आज प्रभावशाली है, तो आज सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि युद्ध पे विराम लगे, सीज फायर हो। जो आज बढ़ते बढ़ते आज पूरा विश्व एक परमाणु युद्ध के कगार पे आ गया है, उससे हम पीछे हटे। एक बार फिर से वार्ता हो, युद्ध में विराम हो, दोनों पक्षों को संयम रखने का कोई मशवरा दे, तो इसमें भारत की भूमिका बनती है। हम एक छोटे मोटे देश नहीं है, वी आर अ सुपर पावर इन मेनी वेज, जैसे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं। तो अगर वो इस वक्त थोड़ा सा यूपी के चुनाव से हटकर विदेश मंत्री को मॉस्को भी भेजें, वॉशिंगटन भी भेजें, या अपने किसी भी स्पेशल एनवॉय को या फोन पर बात करें कि ये युद्ध नाटो और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हो रहा है उससे पूरे विश्व को खतरा है। जाने तो जा ही रही हैं, पर इस युद्ध में अब एक विराम लगने की
बहुत बड़ी जरूरत है और इसमें भारत को एक बुलंद तरीके से अपनी आवाज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते रहे सही सवाल आपने उठाया है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देना चाहते हैं, पर इससे पहले पब्लिक का भी एक सवाल है और सुधांशु जी ये भी सवाल आप ही के लिए है। श्वेता जी ने पूछा है यूट्यूब के जरिए कि यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्रों के साथ बदसलूकी क्यों की? क्या सरकार ने कूटनीति स्तर पर यह मुद्दा यूक्रेन के सामने उठाया है? हम लोग समझते हैं ये मुश्किल समय है, लेकिन फिर भी दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत रोज मोदी जी से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं और हमारे बच्चों से बदसलूकी क्यों? देखिए, जिस प्रकार की बात कही जा रही वो एक विशेष कोई घटना यदि हुई और उस घटना में वहां पर क्या हुआ है उसके बारे में तो पूरी जानकारी होने के बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। क्योंकि अभी तक की जो अन्य बातें हैं उसमें ना रूस की सेना ने भारत के गाड़ियों के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक की है, ना यूक्रेन की सेना ने की। यदि कहीं पर एक घटना हुई है तो घटना का डिटेल आने के बाद सरकार समुचित यथोचित कार्रवाई करेगी। पवन वर्मा जी ने जो बात कही उसके ऊपर भी मैं यह कहना चाहूंगा, देखिए आप सभी लोग जो यहाँ बैठे प्रबुद्ध हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट उसमें इंटरनल लड़ाई तो हुई, चाहे इराक में हुआ हो, चाहे कोरिया में हुआ हो, वियतनाम में हुआ हो, लेबनान में हुआ हो या सोमालिया में हुआ हो, पर पहली बार वर्ल्ड का कोई मेजर पावर रिहायशी इलाकों पर सीधे अटैक कर रहा हो, ये पहली बार हुआ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मामला कितना जटिल है। पवन वर्मा जी ने जो बात कही वो बात सैद्धांतिक रूप से सही है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से वो भी समझ सकते हैं कि जब अमेरिका और अन्य शक्तिशाली देश रूस को रोक नहीं पा रहे हैं तो ऐसे समय में मोदी ने तो अपनी तरफ से पहल की, उन्होंने पुतिन से बातचीत भी की। अब क्या रास्ता निकल पाएगा, क्या नहीं रास्ता निकल पाएगा, यह देखने की बात है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता तो यह कि भारतीय वहां से पूर्णतः सुरक्षित निकल आए और जिसमें सरकार काफी हद तक सफल है। आपने कहा कि वो चुनाव से समय निकालकर तो मान्यवर 4 मंत्री वहां भेजे जा चुके हैं और विदेश मंत्रालय के साथ साथ अन्य विभागों के मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर से लेके अभी हरदीप पुरी जी थे, ये तो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद तो सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। हाँ, एक बात हमको यह भी बात अच्छी तरीके से समझना, एक चीज है सुधांशु जी, प्रधानमंत्री का किरदार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि अभी हमारे सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री जी की बात पुतिन से आज दोबारा होने की ऐसी चर्चा है। शायद कुछ देर में ये बातचीत होगी। दूसरी बात, एक और हाई लेवल मीटिंग इस वक्त प्रधानमंत्री के घर पर चल रही है, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग है यूक्रेन इशू पर ही। तो ये दोनों नए डेवलपमेंट्स हैं जो मैं पवन वर्मा जी आपके सामने रखना चाहती हूं। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 6 स्पेशल फ्लाइट भारतीयों को वापस लाई है। 24 घंटे में 3,500 लोगों को भारत लाया गया है। अगले 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स आने वाली हैं। 6-17 फ्लाइट जो है भारतीय लोगों को लेकर आ रही है। पहली C-17 फ्लाइट 200 इंडियंस के साथ लौट रही है। रोमानिया, पोलैंड, हंगरी बॉर्डर से रेस्क्यू तेजी से चल रहा है। अभी तक करीब 17,000 भारतीय आ चुके हैं और MEA ने 9:30 बजे तक हर हाल में इंडियंस को खार्किव छोड़ने को कह दिया है। और इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री के बारे में पूछें तो पोलैंड के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं वो, फ्रांस के राष्ट्रपति से 2 बार बात हो चुकी है। 1 मार्च को यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल से भी बात हुई है। 28 फरवरी को स्लोवाक के प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है और रोमानिया के PM से, यूक्रेन के राष्ट्रपति से 26 फरवरी को और 24 फरवरी को इससे पहले भी रूस के राष्ट्रपति से। तो प्रधानमंत्री तो हरकत में है। आपको क्यों अंदेशा है पवन वर्मा जी कि ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, अगर स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती नविका जी, आज आपने रूस को परमाणु युद्ध की धमकी देते सुना होगा। उधर आपने आज राष्ट्रपति बाइडेन की स्पीच सुनी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन में हर प्रकार की मदद और समर्थन करेगा, हथियारों की भी। अब रूस ने कहा है कि जो भी देश इसमें हस्तक्षेप करेगा उसके खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी दी है।
एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो गई है। मैं समझता हूं कि इसमें जो बाकी चीजें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज स्कोप फॉर वेरी वेरी एक्टिव एंड सेंसिटिव डिप्लोमेसी नाउ। इंडिया हैज अ रोल टू प्ले। और मैं इसलिए एक अपील कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने अपने प्रयास किए हों, पर अब वो एक बैठक करने जा रहे हैं। अगर आज रात को राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं तो कल सुबह तक राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात करें, चाइना से बात करें। ये एक वैश्विक खतरा पैदा हो गया है, जिसमें मैं समझता हूं थोड़ा सा यूपी के चुनाव से हट करके वो इसको पूरा समय दें। एक बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई है। सुधांशु जी, इस सवाल का भी जवाब दीजिए। दो और सवाल हमारे पब्लिक से आ रहे हैं। पूनम ओझा कानपुर यूपी से और पल्लवी मुजफ्फरपुर बिहार से पूछ रही हैं। पहले इनके भी सवाल सुन लेते हैं। में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, वो भारत सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। ऐसे में सियासत होना जरूरी है या एकजुट होकर सभी पार्टी मदद के लिए आगे आएं? मैं पल्लवी मुजफ्फरपुर बिहार से। मेरा सवाल विपक्ष से है। मैं विपक्ष से अब पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान स्थिति में जहां हमारी मौजूदा सरकार एक तरफ यूक्रेन में फंसे सारे स्टूडेंट्स को इंडिया वापस लाने के लिए पूरा संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उन पे बयानबाजी कर रहा है। सुधांशु जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राशिद आलवी साहब के पास जाऊं। देखिए, जो पवन वर्मा जी ने कहा, पहली बात तो पवन वर्मा जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वक्तव्य में अब स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वह क्षमता और प्रभाव है वैश्विक स्तर पर कि वो बाइडेन से भी बात कर सकते हैं, पुतिन से भी बात कर सकते हैं और बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। तो कम से कम कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने जिस प्रकार के आरोप लगाए थे, वो पवन वर्मा जी की बात से पूरी तरीके से हवा में उड़ गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस घटना का एक और संकेत है, एक सीख है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन के पास भारी संख्या में न्यूक्लियर आर्सेनल, परंतु उस समय नाटो देशों और अन्य के प्रभाव के चलते हुए उसने अपने परमाणु क्षमता पूरी तरह समाप्त कर दी। और उसके बाद आज स्थिति यह है कि आप सोचिए कि शांति के कबूतर उड़ाने की कीमत किसी देश को क्या चुकानी पड़ सकती है। आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर डिटरेंट होता तो शायद रूस भी 100 बार सोचता कार्रवाई करने की। मुझे याद आता है 1959 की ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव के हिसाब से भारत 1960 में परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में था। वह नेहरू जी ने एटम फॉर पीस कह के नहीं किया था। अब तो यह भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है कि जब अमेरिका को पता चला था कि चाइना करने वाला 64 में, तो वो डेस्परेट था कि एशिया में पहली एटॉमिक पावर कोई कम्युनिस्ट देश ना बने, भारत बने, मगर उन्होंने नहीं किया। काश कर लिया होता 60 में तो शायद 62 की लड़ाई नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं ना शांति के कबूतर उड़ाना, कई बार जो यथार्थ है देश की सुरक्षा के मामले पर किसी भी प्रकार की समझौता, नरमी, जरा सी भी गलती, कितनी भारी कीमत सबको चुकानी पड़ सकती, वो भी एक सीख है जो हमें लेनी चाहिए। इसीलिए हमने आकर भारत को कम से कम आणविक से लेके न्यूक्लियर सबमरीन से लेके लो ऑर्बिट में हिट करने की कैपेसिटी से लेके सब प्रकार की चीजों में आत्मनिर्भर करने का प्रयास। बिल्कुल। और राशिद आलवी साहब, एक और पब्लिक का सवाल है आपके लिए। विजय कुमार मुंबई से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, मैं राशिद आलवी जी से ये सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सवाल उठा रही है, जरूर उठाए, लेकिन ये जवाब दे कि 5000 किलोमीटर दूर दूसरे देश में युद्ध को लेकर बेचैनी तो दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर केदारनाथ में फंसे लोगों को तब क्यों नहीं निकाल पाए? आपदा तो तब भी थी। वो कह सकते कि दोनों मामले अलग हैं, लेकिन ये भी तो सवाल है। देखिए, पहले तो मैं सुधांशु जी से कहना चाहूंगा, जब तक जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज ना करें, भारतीय जनता पार्टी की बात पूरी नहीं होती है। 1960 में न्यूक्लियर टेस्ट हो जाना चाहिए था, उनकी ये राय है। न्यूक्लियर टेस्ट पहली बार तो कांग्रेस ने ही किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बाद में किया है। और उस वक्त की बात, 1960 की बात करते हैं। सुधांशु जी, आपको बात अंदाजा है कि देश के पास टोटल रेवेन्यू कितना था 1960 के अंदर? 1947 के पहले बजट में पूरे देश के पास
जो टोटल रेवेन्यू था वो 197 करोड़ था, 197 करोड़, और 26 करोड़ डेफिसिट था। आज बच्चों को निकाला जा रहा, हम सरकार के साथ हैं, कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह हमेशा रहेगा कि ये काम पहले करना चाहिए। और मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपने एक भी बयान दिया कि रशिया फौरन इस जंग को रोक दे? न फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई बयान है, न देश के प्रधानमंत्री का बयान है। क्यों नहीं पब्लिकली कहते आप कि रशिया को ये रोक देना चाहिए? रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूरी ये है कि जिस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाके ये बोलता, अब की बार ट्रम्प सरकार, आप कह रहे हैं कि ये सवाल हमेशा रहेगा कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ। आप भी तो श्रीमान वही सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये सब पहले क्यों नहीं कर दिया। तो कुलकर्णी जी, समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ से न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट है, दूसरी तरफ से ये भी कहा गया है कि नेटो के देशों पर हमला नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये युद्ध किस तरफ जा रहा है? अगर आप छोटा सा जवाब। एक तो यह है कि नेटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है, यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक अलायंस है। जिस प्रकार से यूक्रेन इकोनॉमिक अलायंस की ओर गया है, ईयू की तरफ, नाटो की तरफ से मुझे नहीं लगता है वो भाग लेंगे, क्योंकि फिर वो रूस के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये असंभव है, क्योंकि बाइडेन भी बार बार ये कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत से बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं देंगे। सहानुभूति दे सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, बस सैनिक नहीं देंगे। और खुद जेलेंस्की ने कहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। मुझे नहीं लगता है इस वक्त कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आएगा सिवाय सहानुभूति, आश्वासन और पैसा। बिल्कुल। और जाते जाते बस मिसाइल की बर्बादी की कुछ तस्वीरें छोड़े जा रही हूं, क्योंकि युद्ध हमेशा अपने साथ लाता है बर्बादी। और सारे हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 7वां दिन है। इन 7 दिनों में रूस के हमलों ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई वो आप इन तस्वीरों में देखिए। जहां कभी बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थीं, वहां अब खंडहर और मलबे के अलावा कुछ नहीं बचा। कीव के पास इरपिन की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पूरा रिहायशी इलाका शेलिंग में तबाह हो गया। यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही झेली है खार्किव ने। कल रात भारी बमबारी के बाद खार्किव के लोग जब उठे तो उनके सामने ये मंजर था। इमारतें, दुकानें, अपार्टमेंट, गाड़ियां, पार्क सब तबाह हो गए। युद्ध की आग में सब कुछ जलकर खाक हो चुका है।